गाइस, दिस इज StudyQ चैनल। आज हम लोग वापस अपने उस टॉपिक पे जो हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम लोगों ने जितना पढ़ा था उस टॉपिक में वो यही पढ़ा था कि मैम हमने पिक्चर देखी थी। इस पिक्चर में हमने देखा था कि ये फिगर 1 जो है हमारी, ये बताती है कि हमारे राइज ऑफ नेशनलिज्म में क्या क्या हुआ था। राइज ऑफ नेशनलिज्म में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है। क्या किया था हमने? राइज ऑफ नेशनलिज्म में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का कैसे इम्पैक्ट है मैम? फ्रेंच रेवोल्यूशन का ऐसे इम्पैक्ट है कि हम लोगों ने देखा था कि हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुईस 16 था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुईस 16 था। कौन था? लुईस 16। लेकिन हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में सेटिंग पे जाके उसकी आवाज कम कर दो। बोर्ड की आवाज आ रही है ना, उस पे आएगी। सेटिंग में जाके साउंड वाइब्रेशंस कम कर दो ऊपर। अच्छा, एडिट कर लूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम साउंड नहीं, एडवांस सेटिंग में नहीं, सेटिंग में ओनली। हाँ, सेटिंग में गई ना जी, डिवाइस सेटिंग ना। नहीं, ओनली सेटिंग। ओनली सेटिंग है। टक टक की आवाज आ रही है ना एकदम से। एप्स, नोटिफिकेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन। तो कर दो पूरी। हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में अब कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों का जो इम्पैक्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म में, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी है और हमारे जो फ्रेंच नेशनलिस्ट थे उनका भी है। तो जब बात करते हैं कि कैसे है, तो ये देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुईस 16 था और उसी चीज का इम्पैक्ट इसका सक्सेसर लुईस फिलिप, इसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म। यूरोप की जब बात कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। लुईस 16 था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुईस फिलिप था हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब बात आती है कि ये पिक्चर हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी थी कि इसमें क्या बात की है, इसमें जो नीचे वाले जो सिंबल्स हैं ये बताते हैं कि जो मोनार्की थे, जो एब्सोल्यूट्स थे, उन सबकी क्या कहते हैं, पावर्स ओवरथ्रोन कर दी गई थी। ये ऊपर जो है वो एंजल सा दिखा रहे हैं कि न्यू मर्सी आई है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो टॉर्च और चादर जो उसने होल्ड कर रखा है, उसका मतलब है कि क्या कहते हैं कि वो राइट्स है सिटीजन्स की, राइट्स है मेन की। फिर हमने पढ़ा था ला पैट्री और ली सिटियों, पढ़ा था ना। ला पैट्री वॉज द फादरलैंड, ला सिटियोनी वॉज द सी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला प्रिंस का ये दिखाता था सिंबलाइज का फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स। फोरग्राउंड में फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था जो हमने किया था 1789 में, मोनार्की पावर थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था टॉपिक, वो टॉपिक हमने छोड़ा था यहाँ, दैट इज एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1830 एंड 1848। जब बात होती है एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1830 एंड 1848, तो हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जुलाई 1830 में, कब? जुलाई 1830 में लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने जो है बourbon किंग को आउट कर दिया था, यानी यू कैन से इट ओवरथ्रोन। ओवरथ्रोन कर दिया था बourbon किंग्स को, किंग को बourbon किंग्स, बourbon किंग यानी लुईस 16 फैमिली, लुईस फिलिप की फैमिली। स्टैब्लिश किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसके अंदर लुईस फिलिप के अंदर, जो हमने अभी बात की। ये जो जुलाई रेवोल्यूशन था, जिसे हम कहते हैं जुलाई रेवोल्यूशन, उसने रिवॉल्ट कहाँ किया? ब्रसेल में किया, जिसकी वजह से बेल्जियम का सेपरेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम से। यानी जो रिवॉल्ट हुआ, अब एक चीज ध्यान रखना, जो हम करते हैं, ये पढ़ा हुआ ना साइंस में, एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है साइंस में, सॉरी। तो जब आपने पढ़ा तो हर चीज का, सपोज आज जैसे हम लोगों का जो पहलगाम अटैक हुआ था, जो टेररिस्ट ने अटैक किया था, उसका सीधा इम्पैक्ट क्या आया हम लोगों की लाइफ पे, नॉर्मल लोगों की लाइफ में, जो लोग शहीद हो गए, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, सेम इम्पैक्ट हमारी इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट सिंदूर, यानी जो एक सिंदूर प्रोजेक्ट है, जिससे अभी आज लेटेस्ट न्यूज आई कि उन लोगों ने टेररिस्ट का एक बेस डिस्ट्रॉय किया। तो जो उन टेररिस्ट ने हमला किया, उसका अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आया ना उधर। तो वही सेम चीज है कि जो रिवोल्यूशन हुआ वो ब्रसल में वो रिवॉल्व हुआ,
जिसकी वजह से बेल्जियम का सेपरेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम से, कहाँ के, नेदरलैंड्स के। 1828 में ग्रीक पीपल ने अपने लोगों के लिए लड़े, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़े। ग्रीक लोग 1821 में किसके लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी के लिए। उसके बाद आता है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल फीलिंग क्या है, तो ध्यान से देखो। कल्चर एनकम्पासिंग, यानी कल्चर हमारा जो आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक जो प्ले था वो वाइटल रोल था शेप करने के लिए हमारी नेशनल फीलिंग। हम कहते हैं ना हम हिंदुस्तानी हैं, वी लव आवर नेशन, भारत हमारी माता है, एक फीलिंग है ना हमारी कि हम हैं हिंदुस्तानी, भाई गर्व से कहते हैं। तो वही सेम चीज़ है कि वहाँ के लोगों को भी नेशनलिस्ट फीलिंग जागी। उनकी पोएट, जब भी हमारा कोई हिंदुस्तानी गाना आता है या कोई चीज़ आती है जो अपने नेशन से रिलेटेड होती है, वंदे मातरम सॉन्ग आ गया, कोई भी सॉन्ग आ गया जो नेशनलिस्ट फीलिंग हमें जगाता है, कितना मोटिवेशन होता है हमारे, है ना। तो वही सेम चीज़ है कि उनकी पोइट्री, स्टोरीज, ये सब ने एक इम्पोर्टेंट फीलिंग ऑर्गेनाइज की लोगों के अंदर, जिसकी वजह से आइडिया फॉर्मेशन नेशन का शुरू हुआ। रोमांटिसिज्म मूवमेंट जो था, अब आता है मैम रोमांटिसिज्म, रोमांस, नॉट लाइक दैट। रोमांटिसिज्म मूवमेंट जो था वो एक कल्चरल फोर्स था जो क्या करता था, फोस्टर करता था यूनिक फॉर्म नेशनली सेंटिमेंट की, जो इम्फोसाइज करता था इमोशनल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। उस टाइम मतलब बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जो उस टाइम के आर्टिस्ट थे वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू डिस्क्राइब करते थे अपनी फीलिंग्स, और वो फीलिंग्स लोगों तक पहुंचाई जाती। तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यानी द आर्ट दे ड्रॉ। उसके बाद लैंग्वेज जो थी, जैसे हमारी हिंदी, उर्दू, फारसी, ये सब अलग अलग भाषा है ना अपने हिंदुस्तान की। तो वही सेम चीज़ है, लैंग्वेज जो था वो एक कल्चरल एलिमेंट था जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था डेवलपमेंट में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स की, जो एग्जेम्पलीफाई करता था रशियन लैंग्वेज को, और सब्सिक्वेंट आर्म रेबिलियन 1831 में रशियन रूल के अगेंस्ट। यानी जो लैंग्वेज था वो बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल इम्पैक्ट किया। कैसे किया, उसने डेवलप किया नेशनल सेंटिमेंट, एग्जेम्पलीफाई किया इम्पोजिशन रशियन लैंग्वेज का, और सब्सिक्वेंट आर्म रेबिलियन 1831 में रशियन रूल के अगेंस्ट। ध्यान से देखो, ये चीज में हम लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल था, आर्ट पोएट्री इंपॉर्टेंट रोल थी। उसके बाद आता है एक और, भाई एक और चीज सुनी होगी आपने, हंगर हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। भाई हंगर स्ट्राइक्स, ये सब हमने सुना, भूख हड़ताल, ये सब चीज हमने सुनी हुई है। तो इनका क्या इम्पैक्ट था, 1830s में यूरोप ने एनकाउंटर किया इकोनॉमिक चैलेंज। इकोनॉमिक चैलेंज यानी इकोनॉमिकली कुछ प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हुई, जो वो भी का फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, जिसने विटनेस किया एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन सर्ज अक्रॉस कॉन्टिनेंट के अक्रॉस एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन सर्ज हुआ। ये जो एस्केलेशन था फूड प्राइसेस का, ईयर ऑफ फूड हार्वेस्ट, रिजल्ट किया वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, दोनों अर्बन सेंटर रूरल सेंटर। यानी जो 1830 ने क्या इकोनॉमिक डिफिकल्टीज की सिर्फ गरीबों को नहीं आई थी, अमीरों को भी आई थी। तो ये ध्यान रखना, 1848 में पार्सियंस तो टू द स्ट्रीट ड्यू टू फूड शॉर्टेज एंड एक्सटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट। जो पार्सियंस थे यानी पारसी लोग जो थे उस टाइम में, तो वो लोग और स्ट्रीट सड़कों पे आ गए थे। स्ट्रीट्स यानी गली, यानी सड़कों पे आ गए थे, किसकी वजह से, फूड स्कार्सिटी की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले की हम, हम्म 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अभी हमने एक चीज देखी कि हमारा जो 1848 में पार्शियल स्ट्रीट पे आ गए, तो 1848 का एक इवेंट और है, वो है रेवोल्यूशन लिबरल्स का। मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, उस टाइम के जो मिनिस्टर थे, उनने एज्यूम की कि लीडरशिप जो है मूवमेंट का
वो नेशनल यूनिफिकेशन का लेवरेज करेगा पार्शियल आर्मी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को। यानी जो लीडरशिप उनकी क्वालिटी है, उनकी जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उनकी लीडरशिप क्वालिटी का मूवमेंट नेशनल यूनिफिकेशन लेवरेज करेगा पार्शियल आर्मीज को। पार्शियल आर्मीज को, और डिसिसिव प्रूशियन विक्ट्री तो सक्सेसफुल क्यूमुलेशन करता था यूनिफिकेशन प्रोसेस। केजर विलियम सेकंड जो था प्रूशिया का, वो हेड बन गया न्यूली एस्टैब्लिश जर्मन एम्पायर का। कौन हेड बन गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केजर विलियम सेकंड प्रूशिया का हेड बन गया न्यूली एस्टैब्लिश जर्मन एम्पायर का। उस पर जो अगला टॉपिक है हमारा वो है मेकिंग ऑफ जर्मनी इटैली। जर्मनी और इटैली का बनना, कैसे बने बोलो। जर्मनी, क्या आर्मी, एक क्वेश्चन है जो मैंने साथ में पूछा है, क्या आर्मी जो है वो आर्किटेक्ट हो सकती है नेशन का। यानी एक आर्मी है, सपोज एक गुट है आर्मी का, हमारे फौजी लोग हैं, वो लोग क्या एक नेशन बना सकते हैं। तो देखो, मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एज्यूम किया लीडरशिप मूवमेंट नेशनल यूनिफिकेशन का फंक्शन आर्मी ऑफ ब्यूरोक्रेसी की। एक सीरीज 3 वॉर जो स्पैन करी थी 7 साल, यानी क्या चीज नोटिस करो, 3 वॉर्स जो 7 साल चली। कितने साल चली, 3 लड़ाई लड़ी गई जो चली गई 7 साल। जब ये 7 साल लड़ी गई, जिसने कंक्लूड किया डिसिसिव प्रूशियन विक्ट्री, यानी एक डिसीजन बेस्ड डिसिसिव साफ डिसीजन दे दिया था कि प्रूशियन जीत चुके हैं। जो सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन कर रहा था यूनिफिकेशन प्रोसेस। यूनिफिकेशन हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये सुना होगा सबने को। तो यूनिफिकेशन वॉज कि यूनाइटेडली लोग, अब जो पार्शियल प्रूशियन विक्ट्री हुई उसके लिए यूनिफिकेशन हो सकता था, यूनाइटेडली लोग रह सकते थे। केजर विलियम सेकंड जो थे प्रूशिया के, वो हेड बन गए नईली एस्टैब्लिश जर्मन एम्पायर के, जो हमने देखा था। अब क्वेश्चन आता है, मैम आपने बात की थी जर्मन, जो जर्मन का हमने देख लिया, इटैली कैसे यूनिफाइड हुई। तो सी, इटैली कॉम्प्राइज करती थी 7 स्टेट्स। कितने स्टेट्स, 7 स्टेट्स। इटैली कॉम्प्राइज करती थी 7 स्टेट्स, जिसमें सर्दिना पेडेमोन जो था वो गवर्न किया जाता था इटालियन प्रिंसली स्टेट से। 7 स्टेट से, लेकिन मेन स्टेट एक की बात की है, वो है सर्दिना पेडेमोन। सर्दिना पेडेमोन, सर्दिना पेडेमोन, वो भी किसका गवर्न किया जाता था, इटालियन प्रिंसली स्टेट से। किससे, इटालियन प्रिंसली स्टेट से। गिसिपी मैजिनी ने इनिशिएट किया, किसने इनिशिएट किया, यूनिफिकेशन प्रोग्राम इनिशियली किसने स्टेट किया, गिसिपी मैजिनी ने, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा। मतलब शुरू तो उनने बहुत चाव में करा कि हम करेंगे, लेकिन वो क्या रहा, अनसक्सेसफुल, मतलब वो कामयाब नहीं हुए। मूवमेंट जो था यूनिफिकेशन का, बाद में चीफ मिनिस्टर कैल्वेयर ने किया, असिस्टेंस ली गिसिपी गैरिबाल्डी। एक चीज ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है फिर कि गिसिपी ध्यान से देखो, GIUS पहले गिसिपी मैजिनी ने किया था फर्स्ट, जिन्होंने प्रोग्राम लीड किया था। जब ये प्रोग्राम लीड हुआ, पहले, लेकिन ये क्या रहा, अनसक्सेसफुल। उसके बाद किसने किया, गिसिपी गैरिबाल्डी ने। किसने किया, गिसिपी गैरिबाल्डी ने। 1861 में विक्टर एम्यूलस सेकेंड ने डिक्लेयर किया किंग ऑफ यूनाइटेड इटाली। जो इटाली 7 स्टेट्स की जो इटाली थी,
इटली थी, इटली कहते ना, इटाली। तो वो क्या था, जब यूनाइटेड हुई 7 स्टेट्स का एक नेशन बना, तो उसका किंग कौन था, विक्टर एम्यूल सेकेंड। उसके बाद आता है एक ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस आया। क्या आया ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस? ग्रेट ब्रिटेन को कंसीडर किया जाता है मॉडर्न नेशन स्टेट का, यानी जो भी नेशन बनाने चाहते थे उस टाइम पे वो लोग ग्रेट ब्रिटेन को एक मॉडल मानते थे कि ऐसा होना चाहिए नेशन स्टेट, जहाँ फॉर्मेशन जो था वो ग्रेजुअल प्रोसेस था rather than सडन अपडेट, यानी वो धीरे धीरे अच्छा मॉडल बना, अच्छा इंप्रेशन क्रिएट किया कि ऐसा होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं कि एक ही बार में बन गया। इंग्लिश पार्लियामेंट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशन स्टेट को फॉर्ज करने में। इंग्लैंड उसके कोर में जो इरोड करता था एथनिक आइडेंटिटीज ऑफ वेल्श, स्कॉट एंड इरिश। किसको? वेल्श, स्कॉट और इरिश को। जो एक्ट था यूनियन 1707 में, वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में था, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो यूनियन था 1707 का, उसकी वजह से क्या हुआ, स्कॉटलैंड में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो कंसोलिडेट करता था इंग्लिश इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड के ऊपर। क्या कंसोलिडेट करता था? इंग्लिश स्टेटमेंट, इंग्लिश इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड के ऊपर सप्रेस करता था, जिसके यानी स्कॉटलैंड अपना अलग कल्चर फॉलो नहीं कर सकता था, इंग्लिश ऊपर था। इंग्लिश सप्रेस कर रहा था स्कॉटलैंड को, और स्कॉटलैंड जो है अपना डिस्टिंक्ट कल्चर नहीं कर सकता था। आयरलैंड डिवाइड किया गया कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में। जो इंग्लिश रेजिस्टेंस फेस करते थे एस्टैब्लिश करना प्रोटेस्टेंट डोमिनेंस, यानी आयरलैंड क्या हुआ, दो हिस्सों में बट गया। किसमें बट गया? दो हिस्सों में। जब ये दो हिस्सों में बटा, एक था प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स, एक था प्रोटेस्टेंट्स। जब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में बता, तो किसकी इंग्लिश असिस्टेंस के साथ किसका असिस्टेंस मिला? इंग्लिश असिस्टेंस मिला, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट्स का डोमिनेंस बढ़ गया, यानी प्रोटेस्टेंट्स पावर में आ गए, जिसकी वजह से एक इनकॉर्पोरेशन फोर्स हो गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। ये फोर्स इनकॉर्पोरेट, हम कहते हैं ना कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, ये हुआ वो हुआ, ऐसे इनकॉर्पोरेशन हुआ। या हम कभी ये कहते फोर्स इनकॉर्पोरेशन हुआ, यहाँ फोर्स इनकॉर्पोरेशन हुआ, फोर्स प्रोटेस्टेंट्स पावर में आए थे, फोर्सली वो पावर में आए थे। किसमें आए थे? फोर्सली। जब फोर्सली पावर में आए थे, क्या किंगडम बना? यूनाइटेड किंगडम 1801 में। और जो प्रमोशन हुआ ब्रिटिश नेशंस का, वो डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर में था। उसके बाद आती है नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाता है। 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट जो थे, मैंने बोला था कि आर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बोला था, तो ध्यान देखो, आर्टिस्ट जो थे डिपिक्ट करते थे कंट्रीज एंथ्रोपोमिकली, ऑफन यूजिंग फीमेल फिगर्स। 18th-19th सेंचुरी में जो पेंटर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, अपनी आर्ट में जो है वो फीमेल फिगर्स को रिप्रेजेंट करते थे, जो सिंबलाइज करती थी नेशन। जैसे हम बोलते ना भारत माता, हम भी तो अपनी भारत माता को फीमेल फिगर देखते, तो उस टाइम के आर्टिस्ट अपने लोगों को, अपने नेशन को विजुअलाइज एज अ फीमेल फिगर करते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंच रेवोल्यूशन फिर आया, जो फीमेल थी वो रिप्रेजेंटेशन करने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जैसे लिबर्टी विद सिंबल सच एज रेड कैप, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स थे फीमेल के, वो क्या थे? लिबर्टी, और किस सिंबल्स के साथ? जैसे रेड कैप या ब्रोकन चेन या और जस्टिस पोर्ट्रेट किया जाता था ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन। अब सबने मूवीज देखी होंगी, मूवीज में जब कोर्ट का सीन आता है, एक देखा होगा कि एक स्टैचू है फीमेल फिगर की जो ब्लाइंड फोल्डेड है और स्केल्स हाथ में, वेटिंग स्केल्स, तराजू कहते हैं जिन्हें, हाथ में उसके, वो नहीं कहते कानून अंधा होता है, वो एक लाइन सुनी होगी। तो वही चीज है कि जस्टिस को ये रिप्रेजेंट किया जाता था। अब एलर्जी क्या होता है? सी, जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे कि ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे लालच, मैं एनव्यूज से, मैं बहुत ज्यादा इससे खुश हूं लेकिन पॉजिटिव वे में, फ्रीडम, आजादी, लिबर्टी, ये एक्सप्रेस किया जाता है एक पर्सन से या एक चीज से।
एंड एलिगोरिकली स्टोरी हैज टू मीनिंग्स। एलिगोरिकल स्टोरी के दो मीनिंग्स होते हैं, लिटरल एक सिंबॉलिकल। फॉर टुडे हम लोगों ने जितने भी दोनों लेक्चर्स में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ा है उतना आप लोग रिवाइज करोगे। जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और कल हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस और क्या कहते हैं इसके आगे का जो बचा हुआ टॉपिक बचा है वो हम करेंगे। ओके, सी यू, बाय बाय।